हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7th NCERT पॉलिटी की MCQ सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 5वां है। यहां पर हम लोग औरतों ने बदली दुनिया अध्याय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, पारंपरिक समाज में घरेलू कार्य को क्यों अदृश्य श्रम कहा जाता है? क्योंकि वह आसान होता है, क्योंकि उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं माना जाता, क्योंकि वह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, क्योंकि वह समयबद्ध नहीं होता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, घरेलू कार्य में खाना पकाना, साफ सफाई करना और देखभाल संबंधी कार्य इसमें आ जाते हैं। और हमारे भारतीय समाज में अधिकांश पुरुषों को लगता है कि घरेलू कार्य जो है महिलाओं की स्वाभाविक जिम्मेदारी है। तो चूंकि पुरुष ये मानते हैं कि ये कार्य जो है महिलाओं की स्वाभाविक जिम्मेदारी है, तो इसी वजह से वो लोग अपने घर की जो महिलाएं हैं, जैसे कि उनकी माँ, पत्नी या जो सिस्टर है, उसको इस कार्य के लिए कोई भुगतान नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी वाला, क्योंकि उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं माना जाता, इसलिए इसको अदृश्य श्रम कहा जाता है। तो आंसर है आपका बी वाला। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन लैंगिक रूढ़िवादिता का उदाहरण है? सभी को समान अवसर देना, लड़कियों को इंजीनियर बनने देना, घरेलू काम साझा करना, विज्ञान केवल लड़कों के लिए है। रूढ़िवादिता का मतलब होता है कि जब हम किसी समूह या समुदाय के प्रति एक नकारात्मक धारणा रख लेते हैं, उसकी क्षमताओं या योग्यताओं को सीमित मान लेते हैं। तो यहाँ पर लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब ये है कि हम लड़के और लड़की की जो क्षमताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, उनको लेकर पहले से धारणा स्पष्ट कर लिए हैं कि तकनीकी काम केवल लड़के कर सकते हैं और जो सरल या सौम्य जो व्यवहार वाले काम हैं, जैसे कि नर्स है, शिक्षण वाला जो कार्य है, ये केवल महिलाएं कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये लैंगिक रूढ़िवादिता हो जाएगी। सभी को समान अवसर देना, इसका मतलब ये है कि लड़के लड़की में भेद नहीं कर रहे हैं। लड़कियां भी इंजीनियर बन रही हैं, जैसा कि आपने अध्याय में पढ़ा है कि एक तरफा लोगों की सोच ये है कि तकनीकी काम केवल पुरुष कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ लड़कियों को इंजीनियर बनने देने का मतलब ये है कि हम लैंगिक रूढ़िवादी सोच को तोड़ रहे हैं। घरेलू काम साझा करने का मतलब ये है कि हम अब तक ये हमारे भारतीय समाज में चलन है कि महिलाओं के लिए काम बना है, लेकिन अगर पुरुष भी ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लैंगिक रूढ़िवादी सोच को हम तोड़ रहे हैं। वहीं विज्ञान केवल लड़कों के लिए है, अगर हम ये धारणा केवल अपने मन में बिठा के रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लैंगिक रूढ़िवादिता से ग्रसित हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। तीसरा प्रश्न है, समाज में महिलाओं को सहनशील मानकर कौन सा पेशा उनके लिए उपयुक्त समझा जाता है? इंजीनियर, पायलट, शिक्षक या नर्स या वैज्ञानिक? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अधिकांश पितृसत्तात्मक समाज में लोग ये मानते हैं कि महिलाएं सहनशील, सरल और सौम्य स्वभाव की होती हैं, तो उन्हें उसी के अनुरूप पेशा अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि महिलाएं सहनशील हैं, सौम्य हैं, तो उन्हें शिक्षक या नर्स ही बनना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। चौथा प्रश्न है, समाज में नर्स के काम के लिए महिलाओं को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? उनकी तकनीकी क्षमता के कारण, उन्हें स्वभाव से सहनशील और विनम्र माना जाता है, उन्हें पुरुषों से कम वेतन दिया जा सकता है, पुरुष इस काम में रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें स्वभाव से सहनशील और विनम्र माना जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। पांचवा प्रश्न है, लड़कियों को शिक्षा के बाद केवल विवाह का लक्ष्य देना क्या दर्शाता है? लोकतांत्रिक सोच, लैंगिक समानता, कठोर सामाजिक अपेक्षा, आधुनिक दृष्टिकोण? चूंकि हमारे भारतीय समाज की अधिकांश पुरुषों की सोच बनी हुई है कि महिलाएं केवल घरेलू कार्यों तक सीमित हैं, तो इसी वजह से वो महिलाओं को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है। उन्हें लगता है कि लड़कों को अगर पढ़ा देंगे तो लड़के बाहर जॉब करेंगे, कमा कर लाएंगे, घर चलाएंगे। लड़कियों को तो कुछ भी कर लें, चाहे पढ़ लिख जाएं या अनपढ़ रहें, उनको तो केवल घरेलू काम करना है। तो इसी वजह से कई लोग क्या करते हैं, अपनी लड़कियों की शिक्षा बीच में ही छुड़वा देते हैं और उन्हें विवाह का लक्ष्य दे देते हैं कि आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य शादी करना है, परिवार संभालना है, बच्चे पैदा करना है। तो यहाँ पर क्या है, कठोर सामाजिक अपेक्षा है। तो सही आंसर है आपका सी वाला। छठवां प्रश्न है, यह धारणा कि महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती किसे प्रभावित करती है? केवल लड़कों के करियर को, लड़कियों के लिए उपलब्ध अवसरों और सहयोग को, केवल शहरी परिवारों को, या किसी को नहीं?
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लैंगिक रूढ़वादी सोच है ये, और अगर हम इस धारणा से प्रेरित हैं तो इसका मतलब ये है कि लड़कियों के लिए जो उपलब्ध अवसर हैं और उन्हें हम जो सहयोग कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, उस मामले में उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगने लगता है कि महिलाएं तकनीकी कार्य नहीं कर सकती हैं, तो हम उनके लिए जो उपलब्ध अवसर हैं उनको सीमित कर देते हैं और उनकी पढ़ाई में सहयोग भी नहीं करते हैं। तो आंसर है आपका बी वाला। 7वां प्रश्न है, लड़कों पर अधिक वेतन वाली नौकरी पाने का दबाव किस पर आधारित है? उनकी व्यक्तिगत पसंद पर, सामाजिक अपेक्षाओं और पुरुषत्व की धारणाओं पर, केवल उनकी शिक्षा पर, या सरकारी नियमों पर? आप लोग जानते ही हैं कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है। यहाँ पर पुरुष को केंद्र में रखा गया है और ऐसा माना जाता है कि पुरुष ही परिवार चलाते हैं, पुरुष ही घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पुरुष के पास, यानी व्यक्ति के पास अच्छी नौकरी होनी चाहिए, अच्छे पद वाली, अच्छे वेतन वाली नौकरी होनी चाहिए, जो उसको अपना घर परिवार भी चलाना है। तो यहाँ पर ये सामाजिक अपेक्षाओं और पुरुषत्व की धारणाओं पर आधारित है। तो आंसर है आपका बी वाला। 8वां प्रश्न है, अतीत में अधिकांश बच्चे क्या सीखते थे? केवल धर्म, केवल गणित, वही कार्य जो परिवार करता था, या केवल कला? अतीत में अधिकांश बच्चे अपने बुजुर्गों से या अपने बड़े व्यक्तियों से, जो भी घर के बड़े होते थे, उनसे वही कार्य सीखते थे जो परिवार करता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 9वां प्रश्न है, अतीत में उन परिवारों में जहां हस्तकला जैसे कि कुम्हारी सिखाई जाती थी, महिलाओं की भूमिका क्या थी? वे मुख्य कारीगर होती थीं, वे व्यापार का प्रबंधन करती थीं, उन्हें काम सीखने की मनाही थी, उनका काम केवल सहायता करने तक सीमित था। देखिए, अतीत में भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता रहा है। अतीत में जिन परिवारों में बच्चे अपने बुजुर्गों से सीखते थे, वहाँ पर जो भी पेशे ये लोग अपनाते थे, उन पेशों में महिलाओं की भूमिका केवल सहायक की होती थी। जैसे किसी घर में कुम्हारी पेशा अपनाया गया, कुम्हार है कोई फैमिली, तो महिलाएं कुम्हारी में जैसे मिट्टी तैयार करना है ना, वो सब काम करती थी, जबकि चाक चलाने का काम पुरुष ही करते थे। तो यहाँ पर उनका काम केवल जो है सहायता करने तक सीमित था। तो आंसर है आपका डी वाला। 10वां प्रश्न है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के अनुसार ग्रामीण भारत की कितनी महिलाएं कृषि कार्यों में लगी हैं? लगभग 40%, लगभग 50%, 75% से अधिक, या 90% से अधिक? देखिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है 2023-24, इसके अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की 76.1% महिलाएं जो हैं कृषि कार्यों में लगी हैं, यानी 75% से अधिक लगी हैं। तो आंसर है आपका सी वाला। 11वां प्रश्न है, 19वीं सदी के भारतीय समाज में यह विश्वास था कि पढ़ी लिखी लड़की दुर्भाग्य लाती है, किसका उदाहरण है? वैज्ञानिक सोच, सामाजिक पूर्वाग्रह, शिक्षा सुधार, आधुनिकता? देखिए, ये धारणा जो है ये तर्क या प्रमाण पर आधारित नहीं है, बल्कि ये अंधविश्वास और रूढ़िवादी सोच पर आधारित थी। इसलिए इससे जो है सामाजिक पूर्वाग्रह निकल कर आता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 12वां प्रश्न है, कृषि में महिलाओं की भारी भागीदारी के बावजूद उन्हें किसान क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वे कम काम करती हैं, क्योंकि वे ट्रैक्टर नहीं चलाती, क्योंकि समाज किसान के रूप में केवल पुरुष की कल्पना करता है, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं होती? तो हमारे भारतीय समाज में लैंगिक रूढ़वादी सोच होने की वजह से अधिकांश लोगों को लगता है कि किसान का मतलब केवल पुरुष किसान है, इसीलिए महिलाओं को कभी भी किसान के रूप में काउंट नहीं करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 13वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारत में क्या परिवर्तन हुआ? शिक्षा बंद हो गई, केवल लड़के पढ़ने लगे, विद्यालयों का प्रसार हुआ, स्त्रियों को शिक्षा से रोक दिया गया? देखिए, तकरीबन आज से 200 साल पहले शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया, विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए। विद्यालय प्रचलन आने की वजह से समाज के कई तबकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पर एक शैक्षिक प्रसार हुआ। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला, यानी विद्यालयों का प्रसार हुआ। 14वां प्रश्न है, 19वीं सदी में भारत में लड़कियों की शिक्षा का विरोध क्यों हुआ? संसाधन नहीं थे, सामाजिक मान्यताओं के कारण,
सरकार ने मना किया, लड़कियां इच्छुक नहीं थीं। 19वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की रूढ़िवादी धारणाएं बैठी हुई थी। कुछ लोगों को लगता था कि आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके जो भारतीय लड़कियां हैं ये बिगड़ जाएंगी। बिगड़ने का सेंस ये है, जो भारतीय परंपरा है, जैसे भारतीय परंपरा में लड़कियां अपने घरेलू काम करती हैं तो ये वो काम नहीं करेंगी, परिवार वालों की बात नहीं सुनेंगी। इस तरह की लोगों के अंदर सोच बनी हुई थी। कुछ लोग तो यहाँ तक सोचते थे अगर लड़की पढ़ लिख जाएगी तो लड़की के पढ़ने लिखने की वजह से पति के लिए दुर्भाग्य आएगा, पति की जल्दी मृत्यु हो जाएगी, लड़की जल्दी विधवा हो जाएगी। तो यहाँ पर सामाजिक मान्यताओं की वजह से उस समय लड़कियों की शिक्षा का विरोध हुआ। तो सही आंसर है बी वाला। 15वां प्रश्न है, आमार जीवन नामक आत्मकथा की लेखिका कौन है? पंडिता रमाबाई, राजसुंदरी देवी, रुकैया सखावत हुसैन, लक्ष्मी लाकरा। देखिए, आमार जीवन जो आत्मकथा है ये राजसुंदरी देवी की आत्मकथा है। और राजसुंदरी देवी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने समाज के विरोध के बावजूद घर में ही छुप छुप कर, उस समय आप लोग जानते हैं स्त्री शिक्षा को लेकर लोग निगेटिव थे, लड़कियों की शिक्षा के पक्षधर नहीं थे। इनकी शादी हो चुकी थी, इनका बेटा भी था, तो इन्होंने अपने बेटे को जो शिक्षा दी जा रही थी उसी की पांडुलिपियाँ चुरा कर ये उससे पढ़ा करती थी। और ऐसे करके इन्होंने अपने आप को शिक्षित बनाया। और बाद में इन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, आमार जीवन, जो कि किसी महिला द्वारा भारत में लिखी हुई पहली आत्मकथा है। तो सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 16वां प्रश्न है, राजसुंदरी देवी की आत्मकथा आमार जीवन किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला। ये बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। तो सही आंसर है डी वाला। 17वां प्रश्न है, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा कौन सी है? सुल्ताना का स्वप्न, स्त्री पुरुष तुलना, आमार जीवन, पथ के साथी। तो देखिए ये आमार जीवन है। सुल्ताना का स्वप्न जो है बेगम रुकैया सखावत की एक काल्पनिक कहानी है। स्त्री पुरुष तुलना एक निबंध है जिसको ताराबाई सिंधी ने लिखा है। पथ के साथी जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 18वां प्रश्न है, पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी? वे बहुत अमीर परिवार से थीं, उन्होंने विदेश यात्रा की थी, वे एक रानी थीं, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं। देखिए, पंडिता रमाबाई जो हैं उस समय संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं और ये जो संस्कृत की शिक्षा थी उन्हें उनके माता पिता नहीं उन्हें दी थी, इसी वजह से उनको जो है पंडिता की उपाधि दी गई थी। तो सही आंसर है आपका डी वाला। 19वां प्रश्न है, 1889 में रिक्त स्थान ने मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो युवा विधवाओं की शरणस्थली थी जिन्हें उनके परिवारों ने छोड़ दिया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। सावित्रीबाई फुले, आनंदीबाई जोशी, पंडिता रमाबाई या रमाबाई रानाडे। देखिए, पंडिता रमाबाई ने 1889 में पुणे के निकट एक जगह है, तो वहाँ पर पुणे के निकट इन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना की। खड़गांव, खेड़गांव या खड़गांव नामक जगह पर मुक्ति मिशन की स्थापना की, जहाँ पर विधवा औरतें आती थीं, यानी जो विधवाएं जिनको परिवार ने त्याग दिया है उनको ये अपने इस संस्थान में लेती थीं, उनको शिक्षित दीक्षित करती थीं, साथ ही स्किल्स की ट्रेनिंग भी देती थी, जैसे छापा खाना चलाना है ना, अन्य जो कौशल हैं वो भी इन्हें प्रदान करती थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 20वां प्रश्न है, पंडिता रमाबाई के मुक्ति मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सती प्रथा को बढ़ावा देना, केवल धार्मिक शिक्षा देना, संगीत और कला सिखाना। तो इनके मुक्ति मिशन का उद्देश्य विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाना था। तो सही आंसर है ए वाला। 21वां प्रश्न है, रुकैया सखावत हुसैन को बचपन में कौन सी भाषाएं सीखने से रोका गया था? उर्दू और अरबी, बांग्ला और अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, फारसी और मराठी। देखिए, रुकैया सखावत हुसैन को उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, लेकिन उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी भाषा सीखने से रोका गया। देखिए, उस समय के समाज में अंग्रेजी एक ऐसी भाषा थी जो कि लोगों के सामने नए विचार रखती थी,
तो लोगों को लगता था कि अंग्रेजी भाषा पढ़कर लड़कियां जो है बिगड़ जाएंगी, तो इसी वजह से इनको बांग्ला और अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने से रोका गया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 22वां प्रश्न है, सुल्ताना का स्वप्न कहानी की लेखिका कौन है? सरोजनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, रुकैया सखावत हुसैन। रुकैया सखावत हुसैन ने एक काल्पनिक कहानी लिखी सुल्ताना का स्वप्न। तो यहाँ पर इन्होंने लेडी लैंड नाम की एक जगह का जिक्र किया है जहाँ की कर्ता धर्ता सिर्फ महिलाएं हैं, ये सारे काम यहाँ पर महिलाएं ही कर रही हैं, मन की शक्ति से सारे काम हो रहे हैं। इस तरह की इन्होंने काल्पनिक कहानी लिखी है। तो सही आंसर है आपका डी वाला। 23वां प्रश्न है, सुल्ताना का स्वप्न में किस समाज की कल्पना की गई है? पुरुष प्रधान, सैन्य शासन, महिला प्रधान, धार्मिक शासन। सुल्ताना ड्रीम नाम की जो कहानी है इसमें बेगम रुकैया सखावत ने महिला प्रधान समाज की कल्पना की है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 24वां प्रश्न है, रुकैया सखावत ने 1909 में सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल कहाँ शुरू किया? कोलकाता, भागलपुर, पटना, ढाका। देखिए, रुकैया सखावत हुसैन ने 5 मार्च 1909 को भागलपुर में सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया। हालांकि पारिवारिक कारणों की वजह से इन्हें ये स्कूल बंद करना पड़ा और बाद में इन्होंने 1911 में ये स्कूल कोलकाता में फिर से ओपन कर दिया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी भागलपुर। 25वां प्रश्न है, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने निम्नलिखित में से किस शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया? भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सबसे पहले इन्होंने 5 मार्च 1909 को भागलपुर में स्कूल स्टार्ट किया, लेकिन उन्हें पारिवारिक कारणों की वजह से वहाँ से जाना पड़ा, तो ये कोलकाता में आई हैं और कोलकाता में इन्होंने 1911 में किराए के मकान में फिर से वही स्कूल स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला, यानी कोलकाता। 26वां प्रश्न है, उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक कौन बनी? कल्पना चावला, लक्ष्मी लाकरा, बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा। तो यहाँ पर ये लक्ष्मी लाकरा हैं। देखिए, कल्पना चावला एक महिला एस्ट्रोनॉट थी और अब ये दुनिया में नहीं, इस दुनिया में नहीं है। इन्होंने नासा के लिए उड़ान भरी थी और वो प्लेन इनका जो था वहाँ से लौटते समय क्रैश हो गया था। बछेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा दोनों ही जो है पर्वतारोही हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 27वां प्रश्न है, लक्ष्मी लाकरा भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। लक्ष्मी लाकरा आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं और ये झारखंड राज्य की रहने वाली हैं। तो सही आंसर है आपका सी वाला। 28वां प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है ताकि जनसंख्या और जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है इसके रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 29वां प्रश्न है, 1961 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर थीं? 5%, 15%, 25%, 40%। देखिए, 1961 की जो जनगणना है उसमें 7 वर्ष या उससे अधिक की जो महिलाएं हैं उनका केवल 15% ही साक्षर था। साक्षर का मतलब जो अपना नाम लिखना पढ़ना जानती थी उनको साक्षर माना जाता था। तो उस समय केवल 15% महिलाएं ही साक्षर थीं 7 साल से ऊपर की। और उस समय पुरुषों की बात करें तो केवल 40% पुरुष ही उस समय शिक्षित थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 30वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 65.46%, 74.04%, 82.14% या 90%। 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो पुरुष हैं उनकी साक्षरता दर 82.14% है। वहीं महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो 65.46% है, यानी फीमेल की जो है 65.46% है। अगर ओवरऑल बात की जाए, महिला पुरुष मिला के दोनों की बात की जाए तो उनकी जो है
74.04% है, यानी पूरे भारत की ओवरऑल साक्षरता दर की बात कर लें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये 74.04% है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है सी वाला। 31वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? 50.12%, 82.14%, 75.30%, 65.46%। तभी मैंने आपको बताया था ये 65.46% है। तो सही आंसर है आपका डी वाला। 32वां प्रश्न है, भारत में किस समुदाय की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर सबसे कम है? सामान्य वर्ग, दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय, मुस्लिम समुदाय। 2011 की जनगणना ये बताती है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय की जो लड़कियां हैं ये स्कूल में कम समय बिताती हैं। इनमें भी जो मुस्लिम समुदाय की लड़कियां हैं वो औसतन स्कूल में 3 साल बिताती हैं, 3 ईयर स्कूल में बिताएंगी। वहीं जो अन्य जो लड़कियां वो 4 साल स्कूल में बिताती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय की जो लड़कियां हैं सामान्य वर्ग की लड़कियों की तुलना में सबसे कम समय स्कूल में बिताती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस समुदाय की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर सबसे कम है। तो यहाँ सबसे कम दर किसकी होगी? सबसे कम दर उसकी होगी जो वर्ग लंबे समय तक स्कूल में अध्ययन कर रहा है। तो यहाँ सामान्य वर्ग की लड़कियां लंबे समय तक स्कूल में अध्ययन करती हैं तो इनका स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 33वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना में भी साक्षरता अंतर बना रहना किस बात को दर्शाता है? समानता पूरी तरह हो चुकी है, शिक्षा का पतन, लैंगिक असमानता अभी भी मौजूद है, शिक्षा व्यर्थ है। देखिए, आपने 1961 और 2011 के जो आंकड़े हैं जनगणना के, उसमें साक्षरता वाले जो आंकड़े हैं वो आपने देखे होंगे कि 1961 में जो है अगर हम फीमेल की बात करें तो मात्र 15% फीमेल साक्षर थी। 2011 में साक्षरता दर फीमेल की जो है 65% होगी। वहीं मेल्स की बात करें उस समय 40% मेल साक्षर थे, जबकि 2011 में पुरुषों की साक्षरता दर लगभग 82% थी। तो कहने का मतलब ये है कि 1961 से 2011 में अगर आएँ तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष की साक्षरता दर तो बढ़ी है, लेकिन फिर भी इनके बीच में अंतर अभी भी है, बराबरी नहीं आई है। यानी महिला पुरुष की जो साक्षरता दर है उसमें बराबरी नहीं आई है, अंतर अभी भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लैंगिक असमानता आज भी मौजूद है। तो सही आंसर है आपका सी वाला। 34वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम लड़कियां औसतन कितने वर्ष स्कूल में बिता पाती हैं? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। 2011 की जनगणना हमें बताती है कि मुस्लिम लड़कियां जो हैं सबसे कम समय स्कूल में रहती हैं और औसतन ये 3 साल स्कूल में बिता पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां जो है 4 साल या उससे ज़्यादा समय स्कूल में बिताती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 35वां प्रश्न है, विद्यालय में शिक्षकों द्वारा भेदभाव किस अधिकार का उल्लंघन है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता या मतदान का अधिकार। देखिए, विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 36वां प्रश्न है, यूडाइस प्लस रिपोर्ट किससे संबंधित है? स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगार। देखिए, यूडाइस प्लस की फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर की प्रणाली है जो विद्यालयों, छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक ढांचे से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करती है, जिसका संबंध जो है शिक्षा से है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 37वां प्रश्न है, गरीब क्षेत्रों में लड़कियों के स्कूल छोड़ने का एक बड़ा कारण क्या है? पढ़ने में रुचि की कमी, स्कूलों की दूरी और परिवहन की कमी, केवल धार्मिक कारण, आधुनिक शिक्षा का विरोध। तो वहाँ सबसे बड़ा कारण ये है कि स्कूल पास में नहीं है, परिवहन की कमी है, इसके अलावा स्कूल में होने वाला जो भेदभाव है इनसे भी बच्चों के मन में एक अरुचि पैदा होती है। तो ये सभी कारण हैं, किसी वजह से ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां हैं वो स्कूल छोड़ रही हैं, स्कूल ड्रॉप आउट कर रही हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 38वां प्रश्न है, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किए गए सामूहिक प्रयासों को क्या कहा जाता है? महिला आंदोलन,
महिला विकास योजना, पारिवारिक संघर्ष, सामाजिक सुधार परिषद। देखिए, महिलाओं के अधिकार, समानता और सम्मान के लिए किए गए संगठित और सामूहिक प्रयासों को महिला आंदोलन कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 39वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1997, 2005, 2012 या 1961? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ये 2005 में संसद से पारित हुआ है और ये 26 अक्टूबर 2006 से ये पूरे देश में लागू हुआ है। ये पारित 2005 में हुआ है और लागू हुआ है 26 अक्टूबर 2006 से। तो सही आंसर है बी वाला। 40वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा कानून पूरे भारत में कब प्रभावी हुआ? 26 अक्टूबर 2006, 15 अगस्त 2005, 26 जनवरी 2007, 2 अक्टूबर 2006। तो ये जो है 26 अक्टूबर 2006 से प्रभावी हुआ है। तो सही आंसर है ए वाला। 41वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना रोकने के लिए कौन सी निर्देश जारी किए थे? निर्भया निर्देश, विशाखा निर्देश, महिला सुरक्षा कोड या शक्ति निर्देश? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना रोकने के लिए विशाखा निर्देश जारी किए थे और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में ये निर्देश जारी किए थे। तो सही आंसर है बी वाला। 42वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा गाइडलाइंस किस वर्ष जारी की गई थी? 1990, 97, 2005, 2013? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 1997 में ये जारी की गई थी। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 43वां प्रश्न है, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मामले में किन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात कही गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 या उपरोक्त सभी? देखिए, जो विशाखा गाइडलाइंस हैं या विशाखा बनाम राजस्थान सरकार जो मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14, 15, 21 इन तीनों के उल्लंघन की बात कही है। साथ ही ये भी कहा है कि कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना जो है अनुच्छेद 19(1) जी को भी, या 19(1) जी जो कि वृत्ति का अधिकार है, तो उसका भी उल्लंघन है ना। तो यहां पर आंसर है आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 44वां प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम मूल रूप से किस वर्ष बनाया गया था? 1950, 1961, 1986, 2005? दहेज निषेध अधिनियम मूल रूप से 1961 में पारित हुआ था। तो सही आंसर है बी वाला। दहेज कानूनों में सख्त संशोधन किस दशक के आंदोलन के कारण किए गए? 1950 के दशक, 1980 के दशक, 1990 के दशक, 2010 के दशक? 1980 के दशक में महिला आंदोलनों ने जो दहेज कानून है इसमें संशोधन करने के लिए सरकार को बाध्य कर दिया। तो इसमें जो है 1984, 1986 में कड़े संशोधन इसमें किए गए और इस कानून को और ज़्यादा कठोर बनाया गया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 46वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 1 मई, 8 मार्च या 10 दिसंबर? पूरी दुनिया में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर है आपका सी वाला। 47वां प्रश्न है, महिला आंदोलनों द्वारा जागरूकता बढ़ाने का प्रभावी तरीका क्या है? नुक्कड़ नाटक और गीत, रैलियां, जनसभाएं, उपरोक्त सभी? ठीक है, ये सभी जागरूकता बढ़ाने के प्रभावी तरीके हैं। तो सही आंसर है आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 48वां प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? देखिए, सतत विकास लक्ष्य 4 का मुख्य उद्देश्य सभी के लिए समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? राजसुंदरी देवी, मुक्ति मिशन, पंडिता रमाबाई, आमार जीबॉन, रुकैया सखावत, सुल्ताना का स्वप्न, लक्ष्मी लाकरा, सखावत मेमोरियल स्कूल? ठीक है, राजसुंदरी देवी ने
आम और जीवन नामक आत्मकथा लिखी थी, जबकि पंडिता रमाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ए और बी जो मेल है ये गलत हो जाएगा। लक्ष्मी लाकरा जो है ये उत्तरी रेलवे की पहली महिला ड्राइवर हैं। रुकैया सखावत ने सखावत मेमोरियल स्कूल की स्थापना की थी। इसके अलावा एक काल्पनिक कहानी सुल्ताना का स्वप्न भी लिखी थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 50वां प्रश्न है, विशाखा गाइडलाइंस में किस अनुच्छेद के तहत पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के उल्लंघन की बात कही गई है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19(1)(g), अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 32? विशाखा गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो है ये केवल समानता यानी केवल समानता वाला और जीवन का जो अधिकार है इसका ही उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये अनुच्छेद 19(1)(g) यानी पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता जो है इसका भी उल्लंघन कर रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 51वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किस प्रकार की प्रताड़ना को शामिल किया गया है? शारीरिक और मानसिक, आर्थिक, यौन या उपरोक्त सभी? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, इसमें 4 तरह की प्रताड़ना शामिल है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन ये सभी इसमें आ जाती हैं। तो आंसर है आपका डी वाला है, उपरोक्त सभी। 52वां प्रश्न है, लड़कियों का स्कूल छोड़ना किस मौलिक अधिकार का हनन है? शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता? जैसा कि आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 21(a) के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और लड़कियां जो है स्कूल अगर छोड़ रही हैं तो ये उनके शिक्षा के अधिकार का हनन है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 53वां प्रश्न है, समाज में महिलाओं के प्रति प्रचलित रूढ़िवादी धारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। ऐसा माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियों और महिलाएं जो हैं ये तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन इनमें गलत कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही है। अधिकांश लोगों का मानना यह है कि महिलाएं सहनशील होती हैं, विनम्र होती हैं, इसलिए वे नर्स या शिक्षण के पेशे को अपनाएं, ऐसा लोगों की धारणा है। ये भी माना जाता है कि तकनीकी काम केवल लड़के कर सकते हैं, तो जो वैज्ञानिक कार्य हैं या अन्वेषण के तकनीकी कार्य हैं उनके लिए पुरुष उपयुक्त होते हैं, महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, ये भी एक धारणा प्रचलित है। तो ये सेकंड वाला भी सही है। अधिकांश भारतीय परिवारों में शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को शादी का लक्ष्य पकड़ा दिया जाता है कि आपके जीवन का ये अंतिम लक्ष्य है शादी करना, घर बसाना। तो ये बात भी सही है। यहाँ पर तीनों ही विकल्प सही हैं, कोई भी कथन गलत नहीं है। तो आंसर है डी वाला, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। 54वां प्रश्न है, पंडिता रमाबाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे स्वयं कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानती थीं। उन्होंने 1905 में कोलकाता के पास खेड़गांव में मुक्ति मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। इस संस्थान में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लकड़ी से चीज़ें बनाना, छापाखाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थीं। आपको यह बताना है कौन सा सही है। देखिए ये पहला वाला सही है, ये कभी स्कूल नहीं गई, इन्होंने जो कुछ सीखा है अपने माँ बाप से सीखा है। इन्हें पंडिता की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि इन्हें अंग्रेजी नहीं बल्कि संस्कृत का ज्ञान था, तो संस्कृत के ज्ञान की वजह से इन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। देखिए इन्होंने 1905 में नहीं बल्कि 1889 में पुणे के पास खेड़गांव में मुक्ति मिशन स्थापित किया, जहाँ पर जो विधवा स्त्रियाँ थीं जिनको समाज ने परित्याग कर दिया था, तो वहाँ पर विधवा स्त्रियों और गरीब महिलाओं को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी और साथ ही साथ उन्हें स्किल्स की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। तो जो मुक्ति मिशन था या मुक्ति मिशन संस्थान जो था ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनको कौशल प्रदान करने के लिए खोला गया था। तो चौथा वाला सही है। यहाँ पर 1 और 4 सही है, तो आंसर है आपका सी वाला, केवल 1 और 4 सही है। 55वां प्रश्न है,
रुकैया सखावत हुसैन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म 1880 में बंगाल के एक धनी परिवार में हुआ था। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। 1911 में उन्होंने लखनऊ में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्यरत है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है। इनका जन्म जो है 1880 में बंगाल के धनी परिवार में हुआ था। इन्हें उर्दू का तो ज्ञान था, लेकिन इन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया था। लेकिन इन्होंने अपने अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए इन्होंने एक कहानी लिखी जिसका शीर्षक है सुल्ताना का स्वप्न। सबसे पहले इन्होंने 1911 में नहीं बल्कि 1909 में बिहार के भागलपुर में सखावत मेमोरियल स्कूल स्थापित किया था। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इन्हें स्कूल बंद करना पड़ा है और कोलकाता जाना पड़ा है। तो पुनः इन्होंने 1911 में कोलकाता में फिर से वही स्कूल ओपन किया। तो यहाँ पर चौथा वाला गलत है, तो आंसर है आपका डी, केवल चौथा वाला असत्य है। 56वां प्रश्न है, आमार जीवन आत्मकथा लिखने वाली राजसुंदरी देवी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। राजसुंदरी देवी का जन्म आज से 200 वर्ष पूर्व उड़ीसा में हुआ था। इन्हें अक्षर ज्ञान उनके बड़े बेटे द्वारा ताड़ के पत्तों पर अभ्यास के लिए लिखे गए अक्षरों से हुआ। राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, जो कि किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी पहली आत्मकथा है। तो पहली बात जान लीजिए, राजसुंदरी देवी का जन्म जो है उड़ीसा में नहीं बल्कि बंगाल में हुआ था। तो पहला वाला गलत है। बाद बाकी जो बी सी डी ऑप्शन है ये सही है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, केवल पहला वाला सही नहीं है, तो आंसर है आपका ए वाला। 57वां प्रश्न है, भारत में साक्षरता दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों यानी 7 वर्ष की आयु से अधिक और पुरुषों का 40% शिक्षित था। वहीं इसकी तुलना में लड़कियों और स्त्रियों का केवल 15% भाग ही शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों का ये संख्या जो है ये 82% हो गई है, जबकि शिक्षित लड़कियों और स्त्रियों की संख्या बढ़कर ये 75% हो गई है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पहला वाला सही है। 1961 में साक्षरता दर की बात करें तो उस समय पुरुषों की साक्षरता दर जो है 40% थी और महिलाओं की 15% थी। 2011 की बात करें तो 2011 में पुरुषों की साक्षरता दर जो है 82% के लगभग हो गई है और महिलाओं की साक्षरता दर जो है 65.44% हो गई है। चूंकि यहाँ लिखा हुआ 75% लिखा हुआ है, इस वजह से सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए वाला, केवल एक सही है। 58वां प्रश्न है, भारत में महिला सुरक्षा एवं उनके उत्थान के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 2006 में कानून लागू हुआ जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सन 2015 में सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कन्या शिशु की सुरक्षा के लिए जागरूकता का निर्माण करने के लिए और महिला कल्याण में सुधार करने के लिए आरंभ किया गया। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए सन 2006 में महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा करने के लिए एक कानून लागू हुआ जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा जो भोग रही औरतें हैं इनको कानूनी सुरक्षा मिल सकी। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी, ना कि 1995 में। तो 1997 में जारी की है ताकि कार्यस्थल पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार ना हो सके, उससे उन्हें सुरक्षा मिल सके। तीसरा वाला सही है। 2015 में सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर आपका 1 और 3 सही है, तो सही आंसर है आपका सी वाला, केवल 1 और 3। 59वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसमें चौथा लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रखा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन है इसका सही है। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है।
8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और जो संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, इनका जो चौथा वाला लक्ष्य है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही सही है, तो सही आंसर है आपका सी वाला, यानी 1 और 2 दोनों। 60वां प्रश्न है, कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। कथन में कहा गया है 2011 की जनगणना से पता चलता है कि मुस्लिम लड़कियां लगभग 3 वर्ष जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां लगभग 4 वर्ष ही स्कूल में रह पाती हैं। कारण क्या है? स्कूल छोड़ने के प्रमुख कारणों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए स्कूल और शिक्षकों का ना होना, संसाधनों का अभाव एवं उनके शिक्षक और सहपाठी द्वारा भेदभाव किया जाना प्रमुख है। देखिए, कथन यहाँ बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना से पता चलता है कि जो मुस्लिम समुदाय की लड़कियां हैं वो स्कूल में लगभग 3 साल बिताती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां लगभग 4 साल बिताती हैं। यानी मुस्लिम समुदाय की लड़कियां कम समय ही स्कूल रह पाती हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है। कारण क्या है? पहली बात तो विद्यालय नहीं है, विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, संसाधनों का अभाव है, साथ के जो सहपाठी हैं वो और शिक्षक हैं वो भेदभाव करते हैं। तो इन सब की वजह से भी लड़कियां जो है स्कूल से ड्रॉप आउट कर रही हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, तो आंसर है आपका ए वाला, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आंसर है ए वाला। 61वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं और पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने की बजाय घर पर पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? तो लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। उस समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य करने से रोकेगा। लोगों को भय था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएंगे। देखिए, उस समय सबसे बड़ी जो चिंता का विषय था वो ये था कि इनकी जो सुरक्षा है वो कैसे की जा सके, क्योंकि महिलाएं अगर स्कूल जाएंगी तो घर से बाहर निकलेंगी, अकेले सड़क पर जाएंगी तो हो सकता है कोई इन्हें छेड़ दे, कोई इन्हें परेशान करे, है ना। उस समय रूढ़िवादी समाज था और उस समय महिलाओं के लिए शिक्षा इतनी आसान भी नहीं थी। जो लड़कियां शिक्षा ग्रहण करना चाह रही थी, लोग उनका विरोध कर रहे थे। तो इन सब की वजह से इनके पिता या जो पति थे, जो कि उदारवादी नेचर के, उन्होंने प्रयास किया कि घर पे ही पढ़ें लिखें। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। 62वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपरोक्त वाक्य में बिगड़ जाना शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? यह उन्हें और अधिक धन देगा, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं, वे अपवित्र हो जाएंगी, स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। देखिए, यहाँ पे बिगड़ जाने का संदर्भ जो है पतन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों का नैतिक पतन हो जाएगा। उस समय के लोगों को लगता था कि शिक्षा अगर स्त्रियां पा लेंगी तो ये आत्मनिर्भर बन जाएंगी और पुरुष समाज में प्रश्न करने लगेंगी। और ये जो उनकी घरेलू जिम्मेदारी है, अब तक हम ये मानते हैं कि घरेलू काम महिलाओं की स्वाभाविक जिम्मेदारी है, इससे ये दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 63वां प्रश्न है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण, क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते, गरीबी और सामाजिक भेदभाव की वजह से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गरीबी और सामाजिक भेदभाव की वजह से जो दलित और आदिवासी लड़कियां हैं, इनकी स्कूल छोड़ने की दर सबसे ज़्यादा है। तो सही आंसर है आपका डी वाला। 64वां प्रश्न है, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना? बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, असमान वेतन, घरेलू हिंसा, यौन प्रताड़ना। देखिए, 2005 में महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा के अगेंस्ट एक अधिनियम 2005 में पारित किया गया, जो कि अक्टूबर 2006 में जाकर लागू हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला, यानी महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षित करने के लिए 2006 में कानून लागू किया गया था। 65वां प्रश्न है, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? रुकैया सखावत हुसैन, पंडिता रमाबाई, मुमताज अली, राजसुंदरी देवी। तो इसकी लेखिका जो है रुकैया सखावत हुसैन है। तो आंसर है आपका ए वाला।
66वां प्रश्न है, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गईं, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, अपितु व्यावसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की भी शिक्षा दी। उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। इन्हें पंडिता की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि ये संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं और उस समय की महिलाओं को संस्कृत पढ़ना लिखने की अनुमति नहीं थी। इसी वजह से ही इनको पंडिता की उपाधि दी गई। आंसर है आपका डी वाला। 67वां प्रश्न है, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को रिक्त स्थान यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में, सड़कों पर या गाड़ियों में। तो आप लोग जानते हैं कि कार्यस्थलों या शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दी थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 68वां प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न, सत्यनारायण कृत मन मेकलई, ताराबाई संध्या कृति स्त्री पुरुष तुलना, राजसुंदरी देवी कृति आमार जीवन। देखिए, रुकैया सखावत हुसैन की जो कहानी है सुल्ताना का स्वप्न, एक काल्पनिक कहानी है, तो ये तो आत्मकथा नहीं है। जो आपका सत्यनारायण कृत मन मेकलई है, ये एक प्राचीन जो है एक ग्रंथ है, प्राचीन तमिल काव्य है ना, तो ये भी नहीं है आत्मकथा। ताराबाई संध्या कृति स्त्री पुरुष तुलना एक निबंध है, ना कि आत्मकथा। राजसुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा लिखी आमार जीवन के नाम से, जो कि किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। तो सही आंसर है आपका डी वाला। 69वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक्ट प्रभावी हुआ 2002, 2004, 2005 या 2006? जैसा कि आप लोग जानते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है 2005 में संसद से पारित हुआ है, लेकिन ये पूरे भारत में जो है 26 अक्टूबर 2006 से प्रभावी हुआ है। सही आंसर है आपका डी वाला। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाता है। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहते आया हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आपके समय की बचत होगी और कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें तैयार भी कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।